नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हमारा जो है यूपीपीसीएस आरओ टेस्ट सीरीज का सेकंड टेस्ट है, सेकंड क्लास है। इससे पहले हम पिछली क्लास में पाषाण काल से संबंधित प्रश्नों को देखे थे और आज हम देखेंगे ताम्र पाषाण काल से जो संबंधित या संभावित जो प्रश्न रहेंगे उनकी आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, ताम्र पाषाण काल इतिहास का जो है काफी इंपोर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि लगातार पिछले वर्षों से चाहे यूपीएससी रहा हो या फिर यूपीपीसीएस या आरओ इन सभी में जो है लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसी को देखते हुए आगे आज हम जो चर्चा करेंगे ताम्र पाषाण काल की, और इन्हीं से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न होंगे उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला हस्तकुठार कहां से मिला है? भारत में पहला हस्तकुठार कहां से मिला है? ऑप्शन ए है पल्लवरम, भीमबेटका, सोहन नदी घाटी, लोहंदा नाला। भारत में पहला हस्तकुठार जो मिला है ये मिला है पल्लवरम से। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1863 में क्या था, 1863 में मद्रास वाले क्षेत्र में, मद्रास तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र था, यहां पर रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा, रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा पल्लवरम नामक स्थान से एक हस्तकुठार की जो है खोज की गई थी, जिसे हम हिंदी में हाथ की कुल्हाड़ी या फिर हैंडेक्स भी कहते हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे उस समय के। रॉबर्ट ब्रूसफुट ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे, साथ ही ये भूगर्भ शास्त्री या भूगर्भ वैज्ञानिक भी। बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे। ठीक है, तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे, साथ ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे तत्कालीन, जिस समय इसकी खोज की गई थी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये हैंडेक्स जो है संस्कृति, ये पाषाणकालीन संस्कृति है, और ये जो है हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण जो है दक्षिण भारत की विशेषता रही है। ठीक है, दक्षिण भारत की विशेषता रही है। हैंडेक्स के जितने भी उपकरण हैं ये दक्षिण भारत से खोजे गए हैं। इसके अलावा यदि बात करें भीमबेटका की, भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकलाओं के लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा भीमबेटका को यूनेस्को ने 2003 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल किया है। ठीक है, इसके अलावा यदि सोहन नदी की बात करें तो सोहन नदी घाटी से, ये सोहन नदी घाटी जो है ये पंजाब पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, सोहन नदी घाटी से सर्वप्रथम चापर चॉपिंग संस्कृति के उपकरण मिले हैं। ठीक है, संस्कृति के उपकरण मिले हैं। सोहन नदी घाटी से सर्वप्रथम चापर चॉपिंग संस्कृति के जो है उपकरण मिले हैं। कभी कभार इसको पेवुल संस्कृति भी कहते हैं। चापर चॉपिंग जो उपकरण है इसको पेवुल या पेवल संस्कृति के उपकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो चापर चॉपिंग संस्कृति के उपकरण सोहन नदी घाटी से मिले हैं। इसके अलावा यदि बात करें लोहंदा नाला, तो लोहंदा नाला से अस्थि निर्मित मूर्ति मिली है। ठीक है, जो कि उच्च पुरापाषाण कालीन है। उच्च पुरापाषाण काल की मूर्ति की प्राप्ति हुई है लोहंदा नाला से, और लोहंदा नाला ये जो है बेलन घाटी इलाहाबाद वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से हम इतने सारे डायमेंशंस को कवर कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो भारत में पहला हस्तकुठार कहां से मिला, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, भारत में पहला हस्तकुठार 1863 में खोजा गया था मद्रास तमिलनाडु वाले क्षेत्र से, पल्लवरम नामक स्थान से। खोजा किसने था? रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन है? ये ब्रिटिश अधिकारी हैं जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे, साथ ही ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी हैं। इतनी बात हो गई।
इसके अलावा यदि बात करें तो हैंड एक्स संस्कृति के जो उपकरण हैं वो 1884 में इनके ही एक रॉबर्ट ब्रूसवुड के फ्रेंड थे विलियम किंग। विलियम किंग ने अतिरपक्कम से, अतिरपक्कम ये भी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है, अतिरपक्कम से भी हैंड एक्स के जो है उपकरण प्राप्त किए हैं। तो कभी पूछा जाए हैंड एक्स के उपकरण कहाँ से मिले हैं, तो पल्लवरम और अतिरपक्कम दोनों ही जगह से हैंड एक्स के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भीमबेटका की यदि बात करें तो भीमबेटका से हमें प्रागैतिहासिक काल के जो है शैल चित्रकलाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हमें सुअर, गेंडा, हिरण इत्यादि के शिकार करते हुए चित्र जो है गुफा चित्र दिखाई देते हैं, और इन गुफा चित्रों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने शामिल किया था। यदि बात करें सोहन नदी घाटी की, तो सोहन नदी घाटी जो है ये पंजाब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। यहां से सर्वप्रथम चापर चॉपिंग संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। चापर चॉपिंग संस्कृति को कभी कभार क्या है, ये चापर चॉपिंग संस्कृति को पेबल संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, पेबल संस्कृति के उपकरण जो है सोहन नदी घाटी से ही प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा लोहंदा नाला से अस्थि निर्मित मूर्ति की प्राप्ति हुई है, जो कि उच्च परापाषाण कालीन है। और लोहंदा नाला की जो लोकेशन है ये बेलन घाटी इलाहाबाद के समीप लोहंदा नाला क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, तो इतने सारे डायमेंशंस कवर किए हैं हमने। अब यदि इसके बारे में कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आप लोग आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही होता है, एक क्वेश्चंस को पकड़िए और उसके जितने भी डायमेंशंस हैं उनको कवर करते जाइए। क्योंकि यदि आप रिवीजन करते हैं टॉपिक वाइज, यदि आप रिवीजन करने बैठे तो आप जो रिवीजन पहली बार कर रहे हैं वही दूसरी बार भी करेंगे। यदि आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा अलग मेथड से ट्राई कर मतलब सॉल्व करने की कोशिश करें। अब जैसे मान के चलिए ये फलक संस्कृति के उपकरणों का प्रयोग वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं इसके कितने सारे डायमेंशंस होंगे। देखिए फलक संस्कृति के उपकरणों का प्रयोग किस कालखंड में किया जाता था? निम्न पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में, या फिर नवपाषाण काल में? तो फलक संस्कृति के उपकरणों का प्रयोग मध्य पाषाण काल में किया जाता था। क्वेश्चंस का आंसर यहीं खत्म हो गया। लेकिन हम क्या है अब इसको पूरी तरीके से देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन से कितने सारे डायमेंशंस कवर कर सकते हैं। देखिए पाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं इसका, पुरापाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल, और थर्ड जो सेगमेंट है नवपाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल में जो मनुष्य था वो क्रोड प्रणाली के उपकरणों का प्रयोग करता था, क्रोड प्रणाली के उपकरणों का प्रयोग करता था। मध्य पाषाण काल में लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, जिन्हें हम माइक्रोलिथ भी कहते हैं। और नवपाषाण काल में पॉलिशदार जो उपकरण थे, पत्थर के उपकरण, उन पर पॉलिश या फिर यानी कि इस समय के जो उपकरण हैं वो पॉलिशदार उपकरणों का प्रयोग अब मनुष्य करने लगा। तो ये तो था कि एक प्रणाली की किस प्रणाली के उपकरण जो है किस कालखंड में प्रयोग किए जाते थे। अब क्रोड प्रणाली के अंतर्गत हम देखते हैं पुरापाषाण काल को। देखिए पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल को पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, पूर्व पुरापाषाण काल। अब निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत मानव जो है चापर चॉपिंग उपकरणों का प्रयोग करता था, साथ ही क्लीवर टाइप के उपकरणों का प्रयोग करता था, और जिसकी अभी बात हो रही है, जिसके हमने पहले क्वेश्चंस में बात की थी, हैंड एक्स टाइप के उपकरणों का प्रयोग करता था। ये निम्न पुरापाषाण काल की विशेषता है। यदि पूछा जाए निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत मनुष्य या उस समय का मानव किस टाइप के उपकरणों का प्रयोग करता था,
सबसे पहले चापर चॉपिंग उपकरण, साथ ही क्लीवर उपकरण। ये चापर चॉपिंग और क्लीवर जो है ये उत्तर भारत की विशेषता है, ठीक है। ये उत्तर भारत की विशेषता, यानी कि उत्तर भारत में जितने ही साक्ष्य मिले हैं वो चापर चॉपिंग संस्कृति के उपकरण मिले हैं या फिर क्लीवर संस्कृति के, ठीक है। चापर चॉपिंग संस्कृति के उपकरण हमको सोहन नदी घाटी में मिले थे, जो कि हमने अभी पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। जबकि हैंडेक्स संस्कृति के जो उपकरण हैं ये हमें दक्षिण भारत से देखने को मिलते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में अतिरपक्कम और पल्लवरम नामक स्थान से, जहां जिसकी खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा की गई थी। तो इतनी बात हो गई निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत। अब यदि मध्य पाषाण काल के अंतर्गत हम आएंगे तो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत जो है ये जो है फलक उपकरणों की अधिकता देखने को मिलती है। यानी कि अब जो है मध्य पाषाण काल के अंतर्गत फलक उपकरणों को जो है अधिकतम प्रयोग किया जाने लगा था। फलक उपकरणों के अंतर्गत यदि हम देखें तो खुरचनी प्रकार के उपकरण, वेदनी प्रकार के उपकरण, और तीसरा इसमें देखते हैं तक्षणी। देखिए खुरचनी को स्क्रैपर बोलते हैं, वेदनी को पॉइंट उपकरण, और तक्षणी को ब्यूरिन बोलते हैं, ठीक है। ब्यूरिन्स टाइप के जो उपकरण होते हैं जो मध्य पुरापाषाण काल के अंतर्गत प्रयोग किए जाते थे। तो फलक उपकरणों के अंतर्गत जो हमारा क्वेश्चन है कि फलक उपकरणों को या फलक संस्कृति के उपकरणों का प्रयोग किस कालखंड में होता था, तो मध्य पुरापाषाण काल के अंतर्गत फलक संस्कृति का उपकरणों का प्रयोग होता था। इसके अलावा उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत देखें तो अब जो है ब्लेड आधारित उपकरणों की प्रधानता देखने को मिली। ब्लेड आधारित उपकरणों की प्रधानता हमें उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब यदि आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि पाषाण काल के अंतर्गत लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग किस कालखंड में किया जाता था, तो मध्य पाषाण काल में। क्रोड प्रणाली के उपकरण किस काल में प्रयोग किए जाते थे, तो पुरापाषाण काल में। अब यदि पूछा जाए पुरापाषाण काल के अंतर्गत भी, निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते थे, तो चापर चॉपिंग, क्लीवर, हैंडेक्स। मध्य पुरापाषाण काल के अंतर्गत फलक उपकरणों की अधिकता देखने को मिली थी, और उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत ब्लेड आधारित उपकरणों का प्रयोग होने लगा था, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट हमने एक ही जगह कवर कर लिए, जबकि हमारा क्वेश्चंस का आंसर तो जो है यहीं पर खत्म हो गया था, मध्य पाषाण काल, ठीक है। अभी यदि इसको अगर हम और आगे बढ़ाएं तो बहुत सारे इसके सेगमेंट या इसके डायमेंशंस निकल कर आएंगे, लेकिन चूंकि अभी हमको ज्यादा जो है क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं, क्योंकि क्लास काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें फिर पूरा चैप्टर जो है एक ही क्वेश्चंस में डिस्कस हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं छोड़ते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये दोनों ही क्वेश्चंस जो है ये पाषाण काल से संबंधित थे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चनों को डिस्कस किया था, तो उसके 2 क्वेश्चंस छूट गए थे जो कि हमें पिछली क्लास में कवर करने थे, तो उसको हमने इस क्लास में कवर कर लिया। अब चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। ताम्रपाषाण काल से जो संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितने भी संभावित प्रश्न हैं उनकी अब हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये है पहला क्वेश्चन ताम्रपाषाण काल से संबंधित। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के संदर्भ में पहला इसमें कथन है, यह ग्रामीण सभ्यता थी। भारत में ताम्रपाषाणकालीन बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। सही कथन का चुनाव करें, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कौन सा इसमें कथन सही है। देखिए ताम्रपाषाणकालीन जो सभ्यता थी पूरी तरीके से ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरी बात ये कि यहाँ के जो घर थे, यानी इस सभ्यता के जो घर थे वो लकड़ी, घास फूस और स्तंभों के सहारे बने होते थे। इसमें यदि और देखें तो इसकी जो विशेषता है कि ये कहां कहां पाई गई, तो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में, इन सभी
स्थलों से जो है ताम्र पाषाणकालीन बस्तियों के जो है साक्ष्य मिले हैं। तो इसके दोनों ही कथन क्या है, सही है, यानी कि ये ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि यदि हम यही देखें सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, यानी कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता के इर्द गिर्द जो बाहरी जो सभ्यता थी, जैसे हम ताम्र पाषाण काल में पढ़ते हैं या ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता बोलते हैं, सिंधु सभ्यता के बाहरी क्षेत्र में जो इर्द गिर्द क्षेत्र थे उनमें स्थानीय जो संस्कृतियां थी वो सभी की सभी क्या थी, ग्रामीण सभ्यता के तौर पर विकसित हुई थी। और ये जो है पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इनके स्थलों की जो है खुदाई की गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा केवल 1 और 2 दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता की हम आगे चर्चा करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चंस में ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे देखते हैं। अब हम इसकी पूरी चर्चा इस समय आके करेंगे। ठीक है, लेकिन ताम्र पाषाणकालीन से संबंधित ये क्वेश्चन है, आहार संस्कृति का संबंध है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से या फिर महाराष्ट्र से। तो अभी हमने देखा कि आहार संस्कृति जो है, यानी पिछले क्वेश्चंस में ही हमने देखा कि जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां हैं वो 3 से 4 जगहों में पाई गई हैं। सबसे पहले दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दूसरा पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये मेनली जो है 3 क्षेत्र हैं जहां से ताम्र पाषाणकालीन या ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताओं का जो है उत्खनन किया गया है। दक्षिण पूर्वी भारत में भी कई स्थानों से जो है ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां मिलती हैं। देखिए दक्षिण पूर्वी राजस्थान से जो मेन संस्कृति मिली है वो है आहार संस्कृति, आहार संस्कृति। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में जिस संस्कृति का विकास हुआ है इसमें हमें 2 संस्कृतियां देखने को मिलती हैं, एक तो मालवा संस्कृति और दूसरी कायथा संस्कृति। वहीं पश्चिमी महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलती है जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति। ठीक है, यानी कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान से हमें आहार संस्कृति मिलती है, पश्चिमी मध्य प्रदेश से हमें मालवा और कायथा संस्कृति मिलती है। कभी कभी मालवा और कायथा संस्कृति को एक ही पढ़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था कि जैसे एक स्थान पर खुदाई हुई, इस स्थान पर सबसे निचले स्तर पर कायथा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, इसके ऊपरी स्तर पर ही मालवा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि ये खुदाई उत्खनन में जो है खुदाई एक ही जगह एक ही क्षेत्र में दोनों ही संस्कृति हैं, लेकिन क्या है थोड़ा सा स्तर निचले स्तर पर कायथा संस्कृति है और ऊपरी स्तर पर मालवा संस्कृति, यानी कि बाद के जो उत्खनन है वो उसमें मालवा संस्कृति के उपकरण देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इन दोनों को कभी कभार किसी किसी बुक में अलग अलग पढ़ा जाता है और कहीं कहीं एग्जामिनर एक ही जो है मालवा और कायथा को एक ही संस्कृति के तौर पर देखते हैं। अब आहार संस्कृति जो है ये, इसके बारे में और भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये बनास नदी के तट पर है, बनास नदी के तट के किनारे बसी है। वही मालवा और कायथा संस्कृति जो है ये नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे इस संस्कृति का विकास हुआ है। इसके अलावा जोरवे संस्कृति की यदि बात करें तो इस संस्कृति को अहमदनगर, पुणे और नासिक वाले क्षेत्र में इसका विकास हुआ है। ठीक है, इतनी चर्चा हो गई। इसके अलावा यदि और भी हम इसकी बात करें तो बहुत सारे सेगमेंट हैं, पूरा का पूरा सभी जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां हैं इनकी चर्चा हम धीरे धीरे आगे के क्वेश्चंस में करेंगे। अभी के लिए जो हमारा क्वेश्चंस है आहार संस्कृति का संबंध है, तो आहार संस्कृति का संबंध किससे है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान से। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। वहीं यदि पूछ लिया जाता आपसे मालवा संस्कृति का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश से। कायथा संस्कृति का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश से। जोरवे संस्कृति का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से। ठीक है, तो संस्कृतियों से संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन आता तो आप लोग यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा स्थल आहार संस्कृति से संबंधित नहीं है? ठीक है, अब देखिए आहार संस्कृति के स्थलों की बात कर लेते हैं। तो आहार संस्कृति सबसे अभी हमने देखा कि पूर्वी राजस्थान में स्थित है, और आहार संस्कृति के जो स्थल हैं वो मुख्यतः 3 से 4 स्थल हैं। सबसे पहले गिलुंद, देखिए गिलुंद से पहले भी एक स्थल है। सबसे पहला स्थल तो आहाड़ ही है, जिसके नाम पर इस संस्कृति का नाम पड़ा है। उसके बाद गिलुंद, उसके बाद है ओजियाना, और नंबर 4 पर है बालाथल। ये 3 से 4 जो स्थल हैं ये आहार संस्कृति से संबंधित है। अब इसमें देखते हैं आहार संस्कृति से संबंधित कौन सा स्थल नहीं है। तो गिलुंद ये भी आहार संस्कृति से संबंधित है, बालाथल ये भी आहार संस्कृति से संबंधित है, और ओजियाना ये भी जो है आहार संस्कृति से संबंधित है। इसके अलावा नब्दा टोली जो है ये स्थल है, ये मुख्यतः मालवा संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, मालवा संस्कृति से संबंधित है, इसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए मालवा संस्कृति के जो वो स्थल हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, साथ ही साथ कायथा संस्कृति की भी चर्चा कर लेंगे, ताकि जो है इन स्थलों की एक साथ चर्चा हो जाए। ये तो हो गए आहार संस्कृति से संबंधित स्थल। यदि आपसे स्थलों के बारे में यदि कोई क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो इन्हीं में से जो है क्वेश्चंस आएगा। यदि मालवा संस्कृति के बारे में कोई क्वेश्चंस, देखिए एक बार पिछले क्वेश्चंस पे चलते हैं। आहार संस्कृति के अभी हमने स्थल देखे। इसके अलावा अभी हम देखेंगे मालवा संस्कृति और कायथा संस्कृति के स्थल। उसके बाद हम देखेंगे जौरवे संस्कृति के स्थल। क्योंकि यदि आपसे स्थलों के संबंध में कोई भी यदि क्वेश्चंस आता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चंस आ चुका है वही क्वेश्चंस रिपीट हो, क्योंकि क्वेश्चंस में फेरबदल होते रहता है। पहले आहार संस्कृति का पूछा, अब की बार मालवा से पूछ सकता है, कायथा से पूछ सकता है, या फिर जौरवे से पूछ सकता है। तो एक एक करके हम ये स्ट्रक्चर बार बार नहीं बनाएंगे, इसीलिए मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ, ताकि एक बार हम मालवा संस्कृति के स्थलों की चर्चा करें और कायथा संस्कृति के स्थलों की चर्चा करें तो स्ट्रक्चर दोबारा से बनाना ना पड़े। चलिए आते हैं उसी क्वेश्चंस पे। देखिए मालवा संस्कृति के जो उपकरण है, स्थल है, वो 2 से 3 जगहों में ये प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला जो स्थल है मालवा संस्कृति का, मालवा, और देखिए सबसे पहला जो उपकरण वो स्थल है मालवा उपकरण है, जिसके नाम पर इसको मालवा संस्कृति कहते हैं। दूसरा है नागदा, एक स्थल है, और तीसरा है इसमें नब्दा टोली, जिसकी अभी हमने बात की थी, नब्दा टोली। ठीक है, ये 3 स्थल मालवा संस्कृति के संबंधित है। मालवा से जो है उत्कृष्ट कोटि के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, यानी कि मालवा से जो है उत्कृष्ट कोटि के मृदभांड, जो कि मालवा संस्कृति में सबसे ज्यादा विख्यात हैं या सुप्रसिद्ध रहे हैं। तो उत्कृष्ट कोटि के यदि मृदभांडों की यदि बात करी जाए तो वो मालवा संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि किस संस्कृति का संबंध उत्कृष्ट कोटि के मृदभांड के लिए जाना जाता है, या किस संस्कृति का संबंध उत्कृष्ट कोटि के मृदभांडों से है। तो आप टिक लगाइएगा मालवा संस्कृति से, क्योंकि मालवा संस्कृति के जो ये मृदभांड थे ये काफी उत्कृष्ट कोटि के थे और सुविख्यात थे। इसके अलावा यदि नब्दा टोली की बात करें तो नब्दा टोली जो है ये पूरे ताम्र पाषाण कालीन का, पूरे ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता का ग्रामीण स्थल है, मतलब सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल है। ठीक है, देखिए ग्रामीण स्थल इसमें मुख्यतः मेंशन किया हुआ है, क्योंकि पूरी यदि ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता को देखें तो पूरी ताम्र पाषाणकालीन जो सभ्यता थी वो ग्राम्य सभ्यता थी, यानी कि ग्रामीण सभ्यता थी। उसमें भी यदि अगर हम किसी विशेष स्थल की बात करें तो नब्दा टोली जो है इसका
इस स्थल की बात करें तो ये पूरे ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल है। एक क्वेश्चन अभी आएगा आगे हम जिसकी चर्चा करेंगे, जिसमें से जो 2 स्थल ऐसे हैं जो कि जहां से नगरीयकरण की जो है सभ्यता प्राप्त हुई है, मतलब ताम्रपाषाणकालीन स्थल है हालांकि, लेकिन वहां से नगरीय सभ्यता के जो है अवशेष मिलते हैं या साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वहां आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं यही मेंशन कर देता हूं कि अभी आगे हम जो है 2 ऐसे स्थलों की भी चर्चा करेंगे जो कि ताम्रपाषाणकालीन रहेंगे, लेकिन वहां से वहां की जो सभ्यता रहेगी वो ग्रामीण स्तर से विकसित होकर नगरीय सभ्यता की ओर विकसित हो जाएगी, यानी कि नगरीय सभ्यता के साक्ष्य वहां पर मिलते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल नबदा टोली हो गया। नागदा से ऐसा कुछ खास मिलता नहीं है, यहाँ से जो है पत्थर के उपकरण या फिर ये छपाई का कपड़े के जो है मतलब उपकरण मिले हैं, वो कपड़े के जो है साक्ष्य मिले हैं, तो उसकी इतनी जो है चर्चा नहीं होती। हालांकि मुख्य जो है मालवा संस्कृति में यही है, नबदा टोली और मालवा, क्योंकि मालवा से उत्कृष्ट कोटि के मृदभांड मिले हैं और नबदा टोली सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल है। इसके अलावा यदि हम बात करें कायथा संस्कृति की, ठीक है, एक बार इसको मिटा लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं कायथा संस्कृति की। कायथा संस्कृति, तो कायथा संस्कृति के मुख्यतः 2 से 3 स्थल हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए, एरण, त्रिपुरी और उज्जैनी। एरण ये सागर जिले में है, त्रिपुरी जबलपुर जिले में पड़ता है और उज्जैनी उज्जैन में स्थित है। ठीक है, तो कायथा संस्कृति को कभी कभार कपित्तक नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कपित्तक जो है ये बराह मिहिर की जन्मस्थली रही है, बराह मिहिर की जन्मस्थली रही है, इसलिए इसको कपित्तक भी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा अहाड़ संस्कृति के बारे में, मालवा संस्कृति के बारे में देख लिया और कायथा संस्कृति के बारे में देख लिया। अब आगे किसी क्वेश्चन में हम जौरवे संस्कृति की बात कर लेंगे, जिससे हमारा पूरा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा साथ के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ताम्रपाषाण संस्कृतियों में कौन अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है? कायथा संस्कृति, अहाड़ संस्कृति, मालवा संस्कृति या फिर जौरवे संस्कृति? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही बात की है, मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जो जाने जाने वाली संस्कृति है वो है मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति अपने उत्कृष्ट मृदभांडों के लिए जानी जाती थी। यहाँ के जो मृदभांड होते थे वो मूलतः काले व लाल रंग के मृदभांड यहां से मिले हैं। ठीक है, काले व लाल रंग के मृदभांड यहाँ से उत्कृष्ट कोटि के मृदभांड मिले हैं, जिन पर काले रंग से चित्रकारी मतलब ज्यामितीय आकार की चित्रकारी कर दी जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा तो हम ऑलरेडी मालवा संस्कृति के बारे में काफी चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके 2 से 3 स्थल हैं जिनकी अभी हमने चर्चा की थी। पहला स्थल है नबदा टोली, नबदा, एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं जरा। देखिए पहला स्थल जो है नबदा टोली, दूसरा स्थल है नागदा और एक स्थल है मालवा। ये 3 स्थल हैं जहां से मालवा से जो है उत्कृष्ट कोटि के मृदभांडों के साक्ष्य मिले हैं। वहीं नबदा टोली जो है ये ग्रामीण स्थल यानी कि सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न ताम्रपाषाणकालीन स्थलों में कौन अपने नगरीय स्तर तक पहुंच चुके थे? दैमाबाद, मालवा, नबदा टोली और नेवासा। देखिए तो निम्न ताम्रपाषाणकालीन स्थलों में जो अपने नगरीय स्तर तक पहुंचे थे वो था दैमाबाद। दैमाबाद जौरवे संस्कृति का स्थल है, जौरवे संस्कृति से संबंधित स्थल है। इसके और स्थलों की यदि बात करें हम तो इसके जो स्थल हैं नेवासा है, जौरवे है, दैमाबाद है। जौरवे संस्कृति के स्थलों की यदि बात करें तो नेवासा है, जौरवे एक स्थल है जिसके नाम पर इसको जौरवे संस्कृति कहते हैं। इसके अलावा
दैमाबाद है, जो कि अपने नगरीय स्तर तक पहुंच चुका था, यानी कि ताम्र पाषाणकालीन जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन ये दैमाबाद जो है यहाँ पर जो ग्रामीण सभ्यता से विकसित होकर ये नगरीय सभ्यता तक, नगरीय स्तर तक पहुंच चुके थे। ठीक है, इसलिए ये अपने आप में विशिष्ट हो जाता है और क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसके अलावा इनाम गांव भी जो है अपने नगरीय स्तर तक पहुंच चुका था। तो ये दो स्थल ऐसे हैं, दैमाबाद और इनाम गांव, जो कि ग्रामीण स्तरीय सभ्यता से विकसित होकर अपने नगरीय स्तर तक पहुंच चुके थे। ठीक है, तो इन दोनों ही स्थल को अलग से नोट करेंगे। इसके अलावा जो जौरवे संस्कृति के स्थल हैं, सोन गांव है, सोन गांव के अलावा नासिक एक स्थल है। ठीक है, चंदौली एक स्थल है, चंदौली एक स्थल है। तो ये कुछ स्थल हैं जो कि जौरवे संस्कृति से संबंधित हैं। नेवासा, जौरवे, दैमाबाद, इनाम गांव, सोनगांव, चंदौली और नासिक। ठीक है, एक स्थल और है, जैसे इसका नाम प्रकाश, ये भी एक स्थल है जो कि जौरवे संस्कृति से संबंधित है। तो इनमें से जो मुख्य रूप से जो पूछे जा रहे हैं बार बार, वो नेवासा इंपोर्टेंट है, जौरवे अपने आप में है ही इंपोर्टेंट, दैमाबाद इंपोर्टेंट है, इनाम गांव इंपोर्टेंट है। इनाम गांव की यदि और बात करें तो यहां से किलावंद बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, किलावंद बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। किलावंद बस्ती के जो साक्ष्य हैं वो हमें इनाम गांव से ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि और बात करें तो इनाम गांव से, जैसे मान के चलिए ये इनाम गांव है, तो यहाँ पर जो घर थे वो विशिष्ट तौर पर अपने आप में चर्चा में है। किस लिए चर्चा में है? मान के चलिए कि ये एक मोहल्ला है, मतलब मोहल्ला टाइप, जैसे यहाँ पर इस मोहल्ले में व्यापारी वर्ग के लोग रहते थे, दूसरे मोहल्ले में किसी और उद्योग या और किसी कार्य को करने वाले लोग रहते थे। सेंटर पर मुख्यतः सरदारों का केंद्र मिलता है, सरदारों के घरों का केंद्र मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें तो यहाँ के जो गांव थे इनाम गांव के, तो यहाँ पर वर्ग विभाजन की व्यवस्था देखने को मिलती, मतलब वर्ग विभाजन की व्यवस्था के स्पष्ट साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वर्ग विभाजन, या इसे आप कह सकते हो विभेदन, मतलब विभेदकारी व्यवस्था के साक्ष्य, या कह सकते हो सामाजिक विभेदीकरण। पूछ सकता है सामाजिक विभेदीकरण के साक्ष्य कहां से मिलते हैं ताम्र पाषाण काल में? तो इनाम गांव से ही जो है वर्ग विभाजन के साक्ष्य या सामाजिक विभेदीकरण या वर्ग मतलब विभेदनकारी व्यवस्था के जो है साक्ष्य इनाम गांव से ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और यदि हम बात करें दैमाबाद की, तो दैमाबाद जो है ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता का सबसे बड़ा नगरीय स्थल है। ठीक है, नगरीय स्थल तो दो हैं, दैमाबाद और इनाम गांव, लेकिन यदि इनमें भी यदि बात करें सबसे बड़ा नगरीय स्थल कौन सा है तो दैमाबाद है। एक पॉइंट आप ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट हमने जौरवे संस्कृति से संबंधित नोट किए हैं। इसके अलावा यदि और भी अगर बात करें इसमें तो और भी कई सारे पॉइंट आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे नेवासा से कपास और पटसन के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद से अगर आप पॉइंट नोट करना चाहें तो कांस्य का रथ भी यहाँ से मिला है दैमाबाद से, जबकि कांस्य युगीन सभ्यता तो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो कांस्य युगीन अगर कोई भी कांस्य का कोई भी यदि साक्ष्य मिलता है तो इससे स्पष्ट होता है कि दैमाबाद के लोग सिंधु सभ्यता के समकालीन थे या सिंधु सभ्यता से परिचित थे, या ये भी हो सकता है, एक इतिहासकारों का मत है कि जब सिंधु सभ्यता अपने पतन की ओर थी तब सिंधु सभ्यता के लोग आकर यहाँ पर दैमाबाद में बस गए थे, इसलिए यहाँ पर कांस्य युग के जो है उपकरण देखने को भी मिलते हैं।
ठीक है, तो ये सब चीजें जो है जोरबे संस्कृति से संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे उनकी हमने चर्चा कर ली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न ताम्रपाषाणकालीन स्थल से किलाबंद बस्ती और वर्ग विभाजन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो ये अभी हमने पढ़ा है। तो किलाबंद बस्ती और वर्ग विभाजन के साक्ष्य हमें इनाम गांव से देखने को मिलते हैं। देखिए इस तरीके से यदि आप क्वेश्चंस कीजिएगा ना, तो एक ही क्वेश्चंस में आपको जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले होंगे वो सारे के सारे पॉइंट जो है उसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि हमको बार बार नए क्वेश्चंस नहीं करना रहता है। अगर एक क्वेश्चन ही अगर हम ढंग से करने लग जाएं तो पूरा का पूरा चैप्टर हमारा एक क्वेश्चन में ही जो है रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज लगाने का मतलब वही है कि अगर आप टेस्ट लगाते हो तो उस टेस्ट से संबंधित, मतलब उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी सेगमेंट या जितने भी डायमेंशंस आपको मिल रहे हैं उन सभी के पॉइंट एक ही जगह आपके कवर होने चाहिए, ताकि जिस समय एग्जाम हो उस समय आप रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन करते समय वो सारे ही पॉइंट जो है आपके दिमाग में मतलब तुरंत आ जाए। ये नहीं हो कि हमको सोचना पड़े, सोच रहे हैं क्वेश्चन कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा, तो उस तरीके से क्वेश्चन गलत रहने के चांसेस रहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोंकर झांकर संस्कृति का संबंध है सिंध क्षेत्र से, पंजाब बहावलपुर क्षेत्र से, या गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से, या गुजरात क्षेत्र से। तो झोंकर झांकर संस्कृति का जो संबंध है ये मिला है सिंध क्षेत्र से। ठीक है, झोंकर झांकर संस्कृति का जो संबंध है ये सिंध क्षेत्र से है। पंजाब बहावलपुर से हमें एच संस्कृति या कब्रगाह जिसे बोलते हैं कब्रगाह या कब्रिस्तान, एच संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। गंगा यमुना दोआब से गैरिक मृदभांड, गैरिक मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। ये सभी क्वेश्चंस इंडिविजुअली पूछे गए हैं। ठीक है, झोंकर झांकर संस्कृति का संबंध किससे है, तो सिंध क्षेत्र से, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पूछ लेगा आपसे। कब्रगाह या एच संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं या किस क्षेत्र में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो पंजाब बहावलपुर वाला क्षेत्र, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान वाला पंजाब है। गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र से जो है गैरिक मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सारे ही फैक्ट जो है कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए बृहत पाषाण स्मारक जो है ये मुख्यतः दक्षिण भारत की विशेषता है। ठीक है, दक्षिण भारत की विशेषता क्या है, मृतक को ये दफनाने के स्थान के रूप में चिन्हित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति मनुष्य मर जाता था तो उसको दफनाने के बाद, जैसे मान के चलिए ये कोई कब्र है, इसमें मनुष्य को दफना दिया और दफनाने के बाद इसमें कोई बड़ा सा पत्थर, मतलब पत्थर का कोई बड़ा पाषाण जो है इसकी कब्र के ऊपर रख दिया। अब ये पत्थर विभिन्न प्रकार के आकार के होते थे और हैसियत के आकार से भी, कोई संपन्न व्यक्ति है तो उसकी हैसियत के आकार का बड़ा पत्थर, वो छोटे पत्थर उस हिसाब से रहते थे। ठीक है, तो ये बृहत पाषाण मतलब बड़े पाषाण स्मारक जो हैं ये देखने को मिलते हैं दक्षिण भारत में। और ये कहाँ है, तो ये मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में चिन्हित होते थे, यानी कि इनसे पता चलता था कि यहाँ पर कब्र है और ये मतलब उस व्यक्ति की कब्र है जो उसके साथ में कुछ उसकी जो है दैनिक जरूरतों की चीजें भी रख दिया करते थे मतलब कब्रों में। इससे उनका एक भाव ये भी प्रकट होता है कि वो जो है पारलौकिक या मनुष्य से जो है मरने के बाद भी मनुष्य के प्रति आस्था रखने में अपना जो है दिलचस्पी रखते थे। तो यदि बात की जाए बृहत पाषाण स्मारकों की, तो ये दक्षिण भारत की संस्कृति है और मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में ये जो है चिन्हित हुआ करती थी। दक्षिण भारत की और भी यदि बात करें तो दक्षिण भारत की हमने जैसे कल बात की थी, तो दक्षिण भारत की पहली फसल, दक्षिण भारत में जो पहली फसल थी वो रागी थी। दक्षिण भारत में राख के टीले मिले हैं पाषाण काल में, जिनकी चर्चा हमने कल की थी। तो राख के टीले कहां कहां से मिले हैं, उतनूर से मिले हैं, उतनूर, सगन कल्लू से मिले हैं और कोडेक्कल से भी राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा एक स्थल और था जिसकी हमने बात की थी, कुपगल, कुपगल से भी जो है राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। राख के टीलों को अर्श टीले भी कहा जाता है, अर्श टीले
तो ये पाषाणकालीन उपकरण, वो पाषाणकालीन ये साक्ष्य हैं राख के टीले। तो इनकी चर्चा हालांकि हमने कल की है। कल के क्वेश्चंस, कल की क्लास यदि आप लोगों ने नहीं की हो, जिसमें हमने पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसमें कि आपके पूरा पाषाण काल रिवीजन हो जाएगा, उसकी जो है चर्चा की है। तो आप लोग एक बार उसको भी देखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा जो आपका क्वेश्चन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, निम्न में से कौन सा स्थल कायथा संस्कृति से संबंधित नहीं है। यदि आपने अच्छे तरीके से नोट डाउन किए हैं सारे स्थल, क्योंकि हमने सभी स्थलों की जो है चर्चा कर ली है, और यदि आपको लगता है कि हम जो है काफी स्पीड में जो है चर्चा कर चुके हैं, तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को धीरे धीरे या स्लो उसमें देखकर भी आप जो है नोट कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो को आप पॉज कीजिए, उसके बाद में जितने भी स्थल हैं आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए। उसके बाद में एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। उसके बाद में यदि आप ताम्र पाषाण काल पढ़ते हैं, तब आप देखिएगा कि आपके रिवीजन में और इस टेस्ट को लगाने के बाद जो आपका रिवीजन या जो आपके रिवीजन में बढ़ोतरी हुई है, उसमें क्या फर्क है। ठीक है, आपको अपने से खुद पता चल जाएगा कि कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है जो हमने इस चैप्टर में कवर नहीं किया हो या इस टेस्ट सीरीज में कवर नहीं किया हो क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सा स्थल संस्कृति से, कायथा संस्कृति से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए कल हम इस क्वेश्चंस को फिर से डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं। वीडियो यदि पसंद आई हो और समझाने का तरीका हो सकता है थोड़ा सा कैजुअल हो, बाकी आप लोग समझदार हैं, यदि आप यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग इतना तो मानकर चल रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों को बताने का या फिर समझाने का वो कोई मकसद है नहीं। क्योंकि आप लोगों की खुद की तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए, या खुद से जो पढ़ रहे हैं उतना मैच्योरिटी आप में होनी चाहिए। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।